ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, दिस इज़ आदर्श मिश्रा। और पार्ट 5 में हम देख चुके हैं कि नक्सलिज़म को और नक्सलवाद कैसे है, क्या है, सारी चीज़ों को हमने पार्ट 5 वाले लेक्चर में कवर किया है। और ये है हमारा पार्ट 6। तो इसमें हम बात करेंगे बेसिक बॉर्डर सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के बारे में। अब बेसिक हम बात कर रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, तो बॉर्डर सिक्योरिटी का क्या इतना इम्पोर्टेंस है, तो अभी हम समझेंगे। जो हमारा बॉर्डर सुरक्षा है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये किसी भी कंट्री के का सिंबल होता है। ये किसी भी कंट्री को जो एक संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रदर्शित करने का कार्य करता है, वो बॉर्डर है। तो यदि हम समझें कि यदि मान लीजिए कि ये कोई कंट्री है, इसका यहाँ तक बॉर्डर है और गवर्नमेंट है, ये बिना गवर्नमेंट के तो चलेगी नहीं, तो गवर्नमेंट है, चाहे वो राजशाही है, चाहे कैसा भी है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। तो यहाँ से आदमी कोई यहाँ जा रहा है और गवर्नमेंट को पता नहीं है, क्योंकि पता कैसे चलेगा? जब बॉर्डर सिक्योरिटी में कोई चूक हो जाएगी, बॉर्डर सिक्योरिटी वीक रहेगी, तो गवर्नमेंट को पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और वो सेफ्टी भी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ से कोई यहाँ आ जाए और यहाँ से कोई यहाँ पे इंटर कर रहा है, यहाँ से कोई यहाँ पे इंटर कर रहा है, तो अब जो बंदा यहाँ से यहाँ पे एंटर करेगा, उसको सप्लाई चेन उसका तो मजबूत रहेगा ही, सप्लाई और चेन मजबूत रहेगा, उसको पीछे से बैकअप सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो अपना डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज़ कर लेगा और जो है इस कंट्री का ये पार्ट जो है हड़प लेगा, ये इस कंट्री का जो पार्ट है इसको ले लेगा और इस कंट्री के इस टोटल पार्ट से इस पार्ट को क्रॉस कर लेगा, चाहे यहाँ तक क्रॉस कर लेगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा जो संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो बॉर्डर सिक्योरिटी के हिसाब से पहला इंटरनल पीस डिस्टर्ब होता है। इंटरनल पीस डिस्टर्ब होता है यदि बॉर्डर में कोई भी चूक होती है, किसी प्रकार का कोई भी चूक होता है बॉर्डर में, तो क्या इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब होता है। फिर जो सिक्योरिटी चैलेंज है कहीं ना कहीं वो इंक्रीज़ हो जाता है। फिर आपका इलीगल ट्रेड, इसको बढ़ावा मिलता है। और फिर हम बात करें तो ट्रैफिकिंग की, इसमें ड्रग्स आ जाएगा, आपका आर्म्स आ जाएगा, हथियार का। फिर ह्यूमन की भी तस्करी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें देखेंगे काउंटरफीट करेंसी की बात करें, जाली मुद्रा का कारोबार होने लगेगा। तो बेसिक बात करें तो आतंकवाद भी फलने फूलने लगेगा। तो वहीं हम बात करें कि यदि बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो रही है तो वो एक चैलेंज है जियोग्राफी फैक्टर से भी कहीं ना कहीं। तो कहीं यदि हम बात करें ओपन बॉर्डर है, वो भी एक समस्या है, कहीं पोरस बॉर्डर है, वो भी एक समस्या है, तो कहीं नेचुरल बाउंड्री है। तो ये सारी चीज़ हैं। हालांकि नेचुरल बाउंड्री है तो हमें थोड़ा सा सहायता मिलता है, जैसे चीन के केस में देख सकते हैं। तो और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल बाउंड्री है, तो कहीं कहीं मतलब कह सकते हैं कहीं कहीं बाउंड्री ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिक जो चैलेंज होता है वो बढ़ जाता है। तो यदि ये फैक्टर काम करने लगेंगे तो सिक्योरिटी के हिसाब से जो चैलेंज होता है वो बढ़ जाता है। अब चूँकि हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी में 3 फैक्टर आते हैं आपका। एक तो लैंड बॉर्डर, फिर उसके बाद मैरीटाइम बाउंड्रीज आ जाती है आपकी, उसके बाद तीसरा आपका आता है एयर स्पेस। तो इन तीनों की सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी पे डिपेंड होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। कहीं लैंड बॉर्डर है तो फुली डिमार्केटेड नहीं है। और फिर कहीं कहीं हम इन्वायरमेंट फैक्टर भी देखते हैं। इन्वायरमेंट फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम बात करें रन ऑफ कच्छ, तो वहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो कई चीज़ों में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देती है। जैसे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है तो दलदली इलाका है, तो मतलब बारिश के टाइम में पानी भर जाता है। और वहीं बात करें कि थोड़ा सा थार डेजर्ट की बात करें तो इसमें वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है और जो रेत होता है वो अपना स्थान कभी कभी हवा के, मतलब मान लीजिए जैसे इधर से हवा
आ रही है तो ये इधर का रेत इधर हो जाएगा, तो जो बॉर्डर पे फेंसिंग होती है वो दिखाई नहीं देती है, तो ये सारी चैलेंजेस आ जाती है। तो कभी कभी जो बीएसएफ है हमारी वो इस पार से उस पार चली जाती है, तो ये सारी समस्या आ जाती हैं। और फिर आपका एक मेजर जो प्रॉब्लम वहाँ पे होता है हमारा थार डेजर्ट में, वो गर्मी का प्रॉब्लम है, फिर वाटर का प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें बहुत डायमेंशनल इशू है। और फिर हम वहीं बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं और ये बॉर्डर जो सिक्योरिटी का चैलेंज है उसको बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बॉर्डर सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत ही चैलेंज है। तो आइए समझते हैं इसे। वहीं हम बॉर्डर शेयर की बात करें तो पाकिस्तान के साथ हमारा 3323 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। और इस बॉर्डर पे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका सिक्योरिटी देखती है। और फिर हम बात करें चाइना से, चाइना के साथ हमारा 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं हम, और यहाँ पे आईटीबीपी देखती है। और ये आईटीबीपी 1962 में आई थी और ये बीएसएफ 1965 में, पाकिस्तान वार के, इंडो पाक वार 1965 के बाद आया था 1 दिसंबर को, और ये 1962 में आई थी। और बात करें फिर नेपाल पे, नेपाल और भूटान के साथ, नेपाल के साथ हम 1751 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं और भूटान के साथ 699। तो ये इन दोनों पे एसएसबी देखती है, एसएसबी वर्क करती है। और फिर वहीं हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार पे बेसिक हम कह सकते हैं आसाम राइफल है, और हालांकि कुछ इलाके में सीआरपीएफ भी है। और वहीं हम बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश अगेन बीएसएफ, और सबसे लंबी बाउंड्री हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। हम बात करें कि आखिर सिक्योरिटी की इतना ज़रूरत क्यों है, तो उस पर थोड़ा नज़र डालें। तो बात उस समय की है 1999 में चलते हैं हम, जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ। तो थोड़ी स्टोरी से माध्यम से समझते हैं। तो क्या हुआ था कि जो हमारा पोस्ट होता है, बॉर्डर पोस्ट होता है, जो हमारी सैनिक होती है बॉर्डर पे, वो पोस्ट बना के रखती है बंकर। तो उसमें क्या, उसमें मतलब निगरानी का काम होता है। तो जब सर्दी पड़ती है विंटर सीजन में, तो सैनिक जो है यहाँ से मूव करके थोड़ा पीछे आ जाते हैं। और चूँकि बर्फ़बारी बहुत होती है तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, क्योंकि हर चीज़ मतलब उनका रहना, फिर खाना पीना, हर चीज़ डिटरमाइन करता है। तो फिर थोड़ा पीछे आ जाते हैं। और फिर वापस जब समर आता है, थोड़ा सा मौसम ठीक होता है, तो फिर वापस अपनी पोस्ट पे चले जाते हैं। तो इस दौरान क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने एलओसी पार करके अपने कुछ मतलब कह सकते हैं पाकिस्तानी कुछ सैनिक थे, तो आईडी वगैरह मिलती है तो इसे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये इस बंकर में आ गए, एलओसी पार करके इस बंकर में आ गए। तो जब इनको आते जाते एक चरवाहा था, वो देखता है कि बॉर्डर पे मूवमेंट हो रही है और बड़ी संख्या में, तो वो एक सिक्योरिटी फोर्स को बताता है कि ऐसा है कि वहाँ पे मतलब हम मूवमेंट देखे हैं और वहाँ पे बड़ी मात्रा में। तो ये खबर मिलते हैं, वो डेट था 3 मई के आसपास। तो चूँकि ये मई से लेकर जुलाई तक चला था, 2 महीने का कॉन्फ्लिक्ट था, 2 महीने का बेसिक कॉन्फ्लिक्ट था। फिर जो ऑपरेशन विजय के नाम से ऑपरेशन विजय चला, फिर उसके बाद इसको समाप्त किया गया। तो जब 3 मई को था, फिर उसके बाद 3 मई के बाद जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी थी, 5 सैनिक थे, 5 सैनिक पेट्रोलिंग पार्टी में गए निगरानी करने के लिए। तो जब 5 सैनिक गए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बॉर्डर पे पोस्ट पे कब्जा कर रखे थे वहाँ पे दुश्मन लोग, इनको पकड़ लिए, इनको कैद करके फिर इनकी हत्या कर दिए। तो मामला थोड़ा सा बिगड़ गया। तो ये सूचना जब भारत सरकार को मिली तो फिर कड़े कदम उठाए गए भारत सरकार द्वारा। फिर देखते देखते ये जो संघर्ष था ये युद्ध में छिड़ गया, युद्ध में परिवर्तित हो गया। तो ये सब हुआ। फिर तो बेसिक जब ये घटना हो गई 26 जुलाई को समाप्त हो गया। इंडियन आर्मी ने बोला कि हम सभी जो बाहरी आए थे उनको हम मार गिराए। तो उसके बाद 29 जुलाई को
29 जुलाई को एक कमेटी नियुक्त की गई भारत सरकार द्वारा, और उसको बोलते हैं कारगिल रिव्यू कमेटी। ये कमेटी आई और इस कमेटी ने बहुत रिकमेंडेशन भी दिया था, और बेसिक ये जुलाई में आई थी और दिसंबर के आसपास इसने अपना रिपोर्ट दे दिया था। तो इस कमेटी ने बेसिक इंटेलिजेंस पे जोर दिया था कि इंटेलिजेंस को मजबूत करने की आवश्यकता है, कि आखिर खाली बंकर में हमारे आ कैसे गए ये। तो ये एक समस्या तो थी ही, एक प्रश्न तो था ही कि आखिर ये इतने मात्रा में लोग आ कैसे गए। और चूंकि ये ऊंचे पोस्ट पे थे, यहाँ पे टॉप पे बैठे थे, तो यहाँ से जब सैनिक जाते थे, और ये पहाड़ी इलाका था, तो इस पे जाते थे, जब यहाँ से सैनिक कोई मूव करता था तो ये पूरी तरीके से निगरानी रख लेते थे और यहाँ से अटैक कर देते थे। और यदि हमारे 11 सैनिक मरते थे तो हम उनके 1 मार पाते थे, 11-1 का रेशियो था। ये बातें मतलब थी वहाँ पे। तो फिर रिव्यू कमेटी ने दिया कि इंटेलिजेंस पे जोर होना चाहिए, फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल बेसिक जो अभी हमारा रिसेंट में आया है, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये भी कारगिल रिव्यू कमेटी ने दिया था, अपॉइंट किया था कि जो हमारा आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, इसके ऊपर जो पोस्ट होता है उसको CDS बोलते हैं, क्योंकि ये 5 स्टार ऑफिसर रैंक है। तो खैर इसको हम बाद में देखेंगे। तो फिर वहीं पे कि रिव्यू कमेटी ने बोला कि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत है, और जो बॉर्डर मैनेजमेंट बेसिक उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। उसमें सुधार की बात नहीं, हम थोड़ा इफ़ेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें तो क्या क्या होता है। बिल्डिंग ऑफ फेंसेस, और फिर बॉर्डर आउटपोस्ट की बात करें तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जो वहाँ पे रोड है, रोड बनेगा तो कनेक्टिविटी, रोड बन जाएगा तो कनेक्टिविटी थोड़ी रहेगी। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा बैकअप सपोर्ट होना चाहिए कि यदि मतलब संसाधन है, कुछ भी हो, जो हमारा व्हीकल्स है वो फास्ट टू फास्ट मूव होना चाहिए। अब हर जगह हम हेलीकॉप्टर से तो सामान नहीं पहुंचा सकते, वहाँ दिक्कत होती है। फिर ये सारी चीज़ें हैं, तो रोड का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई, फिर वहीं पे पेट्रोलिंग की बात हुई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये पेट्रोलिंग, गश्त जिसे बोलते हैं। तो ये जो है कुछ 4-5 सोल्जर हमेशा बॉर्डर पे जा के टहल के मतलब चेक करते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं तार वार काट के कोई अंदर आ गया। ये फेंसिंग होती है बेसिक बॉर्डर पे हमारा, जैसे पाकिस्तान के साथ है तो फेंसिंग होती है, तो लोहे की कटीली तार लगी होती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ऐसा कोई काट के अंदर तो नहीं आ गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो कभी कभी जैसे रेगिस्तान में है, थार डेजर्ट की बात करें, तो जब हवा का परिवर्तन होता है तो ये बॉर्डर कवर हो जाता है, रेगिस्तान से बॉर्डर कवर हो जाता है, तो फिर दिखाई नहीं देता, तो ईजिली कोई आ जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए पेट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिर उसके बाद हम देखें कि नाइट विज़न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। नाइट विज़न टेक्नोलॉजी की तो हमारे पास होना चाहिए। फिर हमें थोड़ा CCTV देखना चाहिए। फिर थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम थोड़ा सा जो सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर पे लोग आते जाते हैं, तो उस पर हम थोड़ा चेक कर सकें, जो उसकी निगरानी होती है, चेक सिस्टम को मजबूत कर सकें, निगरानी होती है, वो सारी चीज़ें हैं। अभी एक न्यूज़ में था एक मुद्दा, स्टील मेश टू रिप्लेस बॉर्डर फेंस, मतलब कि जो लोहे का ये हमारा होता है, तो ये आयरन का होता था, अब इसको रिप्लेस करके स्टील का लगाया जाएगा, और ये प्रोग्राम चल भी रहा है। और कुछ जैसे हम बात करें कि लाठी टीला, तो ये जो जगह है आसाम के सिलचर में पड़ता है, तो यहाँ पे मतलब लगाया भी जा चुका है, और आगे पंजाब वाले सेक्टर में मतलब वर्क चल रहा है, इस पे वर्क हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो बेसिक वो होता है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ऐसे होता है, तो थोड़ा सा जो हालांकि तो हाइट तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन क्या स्टील होता है, फिर जंग नहीं लगता है, और जो थोड़ा हमारा सिक्योरिटी है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि
बॉर्डर सिक्योरिटी से क्या क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, हमने मेन फैक्टर को कवर किया इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। जय हिंद।